याद रखना ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक है, ये बेसिकली जो टॉपिक है ये जबरदस्त टॉपिक है। मतलब ये तुम्हारा कंक्लूजन है, जितना भी फिजिक्स तुमने ये 4 चैप्टर्स में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, ये इन सभी का कंक्लूजन है। तुम ये भी कह सकते हो ये इन सभी का कंक्लूजन है। अभी देखो करना क्या है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। ये याद रखना लिटरेचर का काम है बेटा सारा। देखिए हम ये बोलते हैं टाइम वेरिंग, हम बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, induces the इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस। ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एक मैक्सवेल अंकल थे कोई, तो मैक्सवेल एनालाइज्ड that the converse is also true. The converse is also true. इसका उल्टा भी ठीक है, converse is also true. तो हम लोग इसमें ये बोलते हैं this also implies, मतलब converse is also true का मतलब this also implies कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस, मतलब वाइस वर्सा। लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा पहले को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट? ओके बच्चों, ओ बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? ओके ये बेटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। मतलब ये जबरदस्त चीजें जिंदगी में चलती है, ठीक है। मतलब दे आर म्यूचुअली, इफ यू हैव प्रोड्यूस्ड ओनली वन फील्ड it will result in second, so second is produced, second is also varying, so it will produce the previous one and this goes on. So उसके बाद बोला गया by various analysis, Maxwell formulated a set of mathematical equations involving electric field and beta magnetic field, and these are called, which are called as the Maxwell equations. इसका नाम Maxwell equations कहते हैं। बेसिकली इसमें बेसिक्स ऑफ ऑल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, बेसिक्स ऑफ all laws of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। सो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू Maxwell equation, in a region, if electric field or magnetic field varies with the time, then always these fields are coupled. These fields are coupled and vary in similar fashion, and electromagnetic energy starts propagating called electromagnetic waves, और वो एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसका नाम बेटे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, ये एक जबरदस्त पॉइंट है। अब उसके बाद सुनो, अब तुम्हें इसमें ना बेटे एक बहुत बढ़िया चीज बताई जाएगी, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो। इसमें हम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो बेटा तुम्हारे पास एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है, और तुम्हें मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बताया था, उसमें एक लॉ था जिसका नाम था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो वो कहता था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में ये जो सर्कल बनाया है, ये बेसिकली बेटे मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट जा रहा है। और ये जो है करंट इन वायर जो है, इसका नाम तुम कन्वेंशनल करंट रखते हो। कन्वेंशनल करंट मतलब नॉर्मली जो करंट तुम कंसिडर करते हो, नॉर्मली जो तुम कंसिडर करते हो करंट बेटे, उसको बोलते हैं। ठीक है, और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जब तुम लगाते थे तो बेटे तुम बोलते थे लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught times the current enclosed. This is called as the closed line integral of the magnetic field. अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये वायर के लिए भी कॉन्सेप्ट वैलिड हो गया, ये वायर के लिए भी कॉन्सेप्ट जो था वो वैलिड हो गया। और अगर तुम जैसे करंट की बात करते हो और कोई भी सरफेस बना लो यहाँ पे ऐसे करके कुछ भी, तो उसके लिए भी ये सेल जो कॉन्सेप्ट था वो सेम ही था, मतलब वही कॉन्सेप्ट रहता। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ?
हमने कैपेसिटर यूज किया जो कि अनचार्ज था। हमने कैपेसिटर यूज किया जो कि अनचार्ज था। अब हुआ क्या, कहता यहां पे जब तुम कैपेसिटर लगाते हो तो करंट फ्लो कर रहा है। यहां पे कोई वायर नहीं है, पर यहां से फिर से करंट पास कर रहा है। यहां पे करंट है, यहां पे करंट है, यहां पे करंट नहीं है। पर ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है बेटे, यहां पे तुम एक सेल लगाते हो और सेल जब लगाते हो करंट जाता है। करंट जाता है, यहां से यहां तक करंट गया, यहां पे कुछ नहीं वायर है, पर इसके आगे करंट शुरू हो गया। कहता है इसको समझने के लिए तुम एक एम्पीरियन लूप लो, इधर बिल्कुल इधर जस्ट प्लेट के इधर, और एक एम्पीरियन लूप लो इधर C1 और C2, दो लूप्स लो। तो कहता जब तुम इसका कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ फॉर लूप 1, तो कहता है ये क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है बेटा C1 के लिए। तो ये तुम्हारे पास बेसिकली म्यू नॉट आई है जो कि ये करंट फ्लो कर रहा है। पर यही चीज जब तुम लूप 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बी डॉट डीएल का वैल्यू ये C2 है, तो ये म्यू नॉट। अब यहां पे तो कोई भी करंट नहीं है, तो इसमें करंट ही जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया। कहता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि वायर में करंट है और वायर के बाद जाने में फिर से एम्पीरियन लूप लग जाएगा C3 के लिए भी, पर C2 के लिए ACL नहीं लग रहा और C1 के लिए भी ACL लग रहा है, C3 के लिए भी ACL लग रहा है, पर ACL C2 के लिए नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तो फिर कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे करंट इधर से जा रहा है, इधर कुछ भी नहीं है, फिर से करंट, क्या करंट कैपेसिटर से जंप करके जा रहा है, ऐसे करके जंप करके इधर करंट जा रहा है। तो ये थोड़ी हंसने वाली बात होगी थी ऐसे ही। तो इसको समझने के लिए क्या बोला गया, कहता एज, लिख लीजिए बेटा कॉपी पे, लिटरेचर वाला काम है सारे का सारे। एज द एम्पियर्स लॉ, as the Ampere's law does not depends upon the shape of the surface। जैसे मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका तुम ऐसे करके कोई सरफेस बना लो, कोई भी आर्बिट्रेरी, उसमें से करंट जा रहा है तो करंट आ ही रहेगा, सरफेस में कोई डिपेंड नहीं करता है, is independent of the shape of the surface। So you can see ये रिजल्ट 1 है और ये रिजल्ट 2 है। So result 1 and 2 are not constant, ये कांस्टेंट नहीं है। that means we are missing something, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ एक जगह पे एप्लीकेबल हो रहा है पर दूसरी जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सो वी आर मिसिंग सिस्टम इन ACL, है ना, एम्पियर सर्किट लॉ में हम कुछ मिस कर रहे हैं कहता। फिर बोला गया लेट at any instant charge on the
capacitor is Q, so electric field, so bete electric field between the plates of the capacitors is इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा का वैल्यू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ठीक है। So therefore electric flux intercepting the surface S is phi E as बटे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। क्योंकि तुमने यहाँ पे प्लेट्स कंसिडर की, यहाँ प्लेट्स पे चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ चार्ज, और यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव बेटे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और अगर तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लेट्स के बारे में बताया था कि जो प्लेट्स होती हैं बेसिकली ऐसे ओरिएंटेड होती हैं। इसमें ये एरिया होता है, इसमें बेटा ये एरिया होता है, और ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक ऐसे डायरेक्टेड होता है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये फ्लक्स आ गया, ये करके ये चार्ज है कोई भी यहाँ पे Q। अब मैं तुम्हें बेसिक्स इसका शेयर करने वाला हूँ। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, तुम्हें पता ही है बेटा। और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो? चार्ज बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बेटे Q बाय A एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब तुम स्मार्ट बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, तो तुमने लिख दिया Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू फाई E, एप्सिलॉन नॉट A इंटू फाई। अच्छा, फ्लक्स में एरिया भी आएगा साथ में, ये कट जाएगा, है ना। फ्लक्स निकाल रहे हो ना, फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करोगे इसमें, एरिया और एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब तुमने क्या किया बेटा, स्मार्ट बच्चे हो, है ना, तो डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो बेसिकली बेटे ये dq बाई dt आ गया, और ये एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और ये d फाई E बाई dt आ गया। अब तुम सोचोगे, समझोगे, सोचोगे इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तुम ये बोल दोगे सर dq बाई dt तो करंट ही होता है, और ये करंट जो है एक ऐसा करंट है, एक ऐसा करंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखो ई वेरिएशन के लिए आ रहा है, ई वेरिएशन से आ रहा है। एक ऐसा करंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वेरिएशन से आ रहा है। यहां पे जैसे जैसे चार्ज बिल्डअप हो रहा है तो एक करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लक्स बढ़ रहा है। तब तुम्हें ये ज्ञान हुआ कि अगर वायर होती तो ये कन्वेंशनल करंट होता, पर यहां पे वायर नहीं है, यहां वायर नहीं है, ये देखो यहां पे वायर ही नहीं है कोई। इस वजह से ये करंट
का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। इस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। और यही डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इस वजह से तुम लोग ये चीज को नोट कर लो जबरदस्त वे में कि displacement current to a surface exist करता है, but कब? whenever there is a time varying electric flux intercepted through the surface, and this current magnitude is given as the displacement current is equal to epsilon naught d phi by dt. और नो डाउट है तो ये करंट ही, तो इसके यूनिट्स भी एम्पियर होंगे। और इसी वजह से नाउ Maxwell introduced the concept of displacement current, introduced the concept of displacement current introduced the concept of displacement current in which Ampere's circuital law was modified. मॉडिफाइड हो गया। अभी तुम बोलोगे मॉडिफाइड हो गया, therefore d डॉट dl का जो वैल्यू था उसको बेसिकली तुम क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट टाइम्स द कन्वेंशन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट तुमने अभी लिखा ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी होगा। लॉजिक क्या है, जो हमें डिस्क्रिपेंसी मतलब लिमिटेशन फ्लॉ लग रहा था कि यहां पे तो एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड है, पर यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है। पहले ये था और बाद में जब इसको मॉडिफाई किया तो बोल दिया
यहां पे भी एप्लीकेबल है और यहां पे भी एप्लीकेबल है। यहां पे ये करंट IC है और यहां पे ये जो करंट है वो कौन है, ID। क्योंकि वायर में जैसे तुम ये मानोगे, तुम बोलोगे सर इसमें IC होगा पर ID 0 होगा, और IC 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे जो ऐसे करंट हम शो कर रहे हैं, तुम बोलोगे सर इसमें IC 0 होगा पर ID 0 के बराबर नहीं होगा। बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर एक जगह पे वायर है तो वायर वाली जगह पे कन्वेंशनल करंट होगा पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और अगर एक स्पेस है जहां पे फ्लक्स चेंज कर रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा पर कन्वेंशनल करंट नहीं होगा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट हमेशा वायर में फ्लो करता है। तो इस वजह से तुम्हारे पास ये जो करंट का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो तुम्हारे पास फिर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बना, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बना, तो उसको तुमने ऐसे लिख दिया, ये B डॉट DL म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट व्हिच इज एप्सिलॉन नॉट d phi by dt रहेगा। ये रिजल्ट आएगा। ओके, तो इसके बाद हमारे पास बच्चों, इसके बाद हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस आ गई। मैक्सवेल्स की इक्वेशन क्या थी, मैक्सवेल ने जब ये कॉन्सेप्ट को दे दिया फिर इसके बाद इक्वेशंस क्या थे। बेसिकली जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हमारे जितने 4 चैप्टर्स हैं उनके सभी के कंक्लूजन ही है। सो all the basic laws of electromagnetism can be formulated in 4 fundamental equations. In 4 fundamental equations corresponding to 4 basic laws. Corresponding to 4 basic laws, which are called Maxwell's equation, which are called as the Maxwell equations. जो हमारे 4 फंडामेंटल थे उसी का नाम ये रहेगा। देखिए, सबसे पहले एक आता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ तुम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा,
और ये क्या वैल्यू होती है इसकी तुम्हें पता ही है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्रॉस for the closed surface with the charge enclosed by epsilon naught. This was the Gauss law. तो ये डेफिनेशन तुमने पहले लिख रखी है इस वजह से। तो सेकंड आ गया Gauss law in मैग्नेटिज्म। ये बेटा Gauss law in मैग्नेटिज्म ये बोलता है ये बी डॉट डी एस जो है ये 0 के बराबर है, बी डॉट डी एस जो है वो 0 के बराबर है। यहां पे ये चीज को बिल्कुल नोट कर लो कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म reveals that Gauss law in magnetism reveals that the magnetic monopoles do not exist. Magnetic monopoles do not exist. कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इसको याद रखिए। मोनोपोल समझते हो ना, अकेला नॉर्थ पोल अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड है तुम्हारे पास फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो तुम्हें पता है ई का फॉर्मूला माइनस डी फाई बी बाय डी टी होता है, पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को तुम लाइन इंटीग्रल क्लोज के साथ लिखते हो, याद है, ई डॉट डीएल के साथ। तुम्हें मैंने एम्पियर सर्किट लॉ में करवाया था। और ये कौन सा फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कौन से वाला, इंड्यूस्ड। ये बेटे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और तुम्हें मैंने बताया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक, ये सबसे इंपॉर्टेंटली नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव जरूर होता है, पर उसको पूरा ध्यान में रखो, वो स्टैटिक चार्जेस के लिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक चार्जेस थे। पर जब चार्जेस जब मोशन में आते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से अगर फ्लक्स चेंज कर गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये लॉजिक रहता है। और फ्लक्स तुम्हें क्लोज नहीं लेना होता। यहां पे सिंपल एस लिख दो और इसको बी डॉट डी एस लिख दो। इसी का नाम बेसिकली फ्लक्स होता है। इसको याद रखिए, फाई एस का वैल्यू बी डॉट डी एस हो गया, फाई का वैल्यू बी डॉट डी एस हो गया। तो ये एक सिंपल सा रिजल्ट है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो तुमने ऊपर इक्वेशन लिखा है बेटा, ये वाला, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे सिंपल एस लिख दो और यहाँ पे बी डॉट डी एस। मैं तुम्हें बता देता हूं, इसका नाम होता है ओपन सरफेस इंटीग्रल। ओपन सरफेस इंटीग्रल, पर यहाँ पे एस लिखा होना चाहिए। तुम्हें याद है ना, यहाँ तो 2 बार लाइन ड्रॉ कर दो या एक ही बार में ड्रॉ कर दो, करके एस लिख दो। दैट इज कॉल्ड एज द ओपन सरफेस इंटीग्रल। अगर तुम बोलोगे सर क्लोज लिखना है, पर यहाँ पे एस लिखना जरूरी है। अगर अकेला ड्रॉ किया तो इसका नाम लाइन इंटीग्रल होता है।
अगर अकेला ड्रॉ किया तो ये बेसिकली लाइन इंटीग्रल होता है। अगर यहाँ पे एस लिख दिया तो उसका नाम सरफेस इंटीग्रल होता है, और ये लाइन सर्कल ड्रॉ कर दिया तो इसका नाम होता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ये बहुत फंडामेंटल बेसिक टर्म्स है, बहुत से बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये तुम्हारे पास लॉ आ गया, कौन सा? क्लोज्ड, ये लाइन इंटीग्रल है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम्हारे पास एक तरह से, जैसे कि बताया, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई है। ये बेसिकली तुम्हारे पास एक तरह का फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई है। और फोर्थ आ गया modified Ampere's circuital law, modified Ampere's circuital law। ये तुम्हें अभी बताया था मैंने। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is mu naught conventional current plus epsilon naught d phi e by dt, which is no doubt the displacement current, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक फंडामेंटल पॉइंट है। ठीक है, यहां तक हमारे पास पॉइंट्स आ गए बेटा। यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो बता दो एक बार। गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी जल्दी सोच लो, समझ लो। 2 मिनट्स। हाँ बेटा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, पढ़ लिया सारे पॉइंट्स? ठीक है, ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। ये हमारे पास बेटा रिजल्ट्स आ गए सारे के सारे, जबरदस्त पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ना हमारे पास आता है एक, इसका नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे जनरेट किया जाता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए क्या होता है, देखिए अब इसमें क्या था, मैं तुम्हें लिटरेचर समझा रहा हूं इसका क्या है। मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन थी हमारी कि टाइम वेरिंग magnetic field induces electric field and
vice versa also true. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, एंड वाइस वर्सा, दोनों चीजें होती हैं. एंड वी से इन अ रीजन, अगर कोई ऐसा रीजन हो इसमें स्टैटिक या तो रेस्ट पे हो या कोई चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली मूविंग है, चार्जेस यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस है, it produces only one field. अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा 1 और 2 फील्ड, 1 और 2 फील्ड्स ये प्रोड्यूस करते हैं. अब मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि मूविंग चार्ज लिख दिया आपने, ठीक है, मूविंग चार्ज लिख दिया, तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें मतलब इसमें मूविंग चार्जेस थ्रू वायर बोल देते हैं, मूविंग चार्जेस थ्रू वायर बोल देते हैं, तो फिर 1 नहीं आता है, ठीक है, ऐसे लिखो, मूविंग चार्जेस थ्रू वायर दे प्रोड्यूस ओनली 1 फील्ड. तो देखिए, जो बेसिकली तुम्हारे पास स्टैटिक चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है is produced in surroundings, it's produced in the surroundings में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि यूनिफॉर्म करंट इन अ वायर, अभी बताया मैंने, वो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन सराउंडिंग्स. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द सराउंडिंग्स, ठीक है, ये चीज रहती है. क्योंकि यूनिफॉर्म वायर जो होती है वो एक न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं आएगा, न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैक्सवेल ने ये बोला, मैक्सवेल्स थ्योरी suggested that an accelerating charge causes time varying electric field in surrounding, and it produces magnetic field in the region, and due to beta time variation of magnetic field, due to the time variation of magnetic field, again electric field is induced, and so on. ये जिंदगी ऐसे चलती है. क्योंकि अगर तुमने बाय चांस एक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया तो वो दूसरे को प्रोड्यूस कर देगा, जब दूसरा प्रोड्यूस हो गया तो वो पहला प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब यही मैक्सवेल की प्रेडिक्शन थी. और ये कंटिन्यूसली जब तक चलता रहेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी. सो हम लोग इसमें ये बोलते हैं, सो ड्यू टू
due to continuous variation in electric field and magnetic field in a region electromagnetic energy starts propagating, which are called electromagnetic waves, which are called as the electromagnetic waves. ठीक है, तो इस वजह से इसको याद रखिए। तो इसमें हम यही बोलते हैं कि जो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो बेसिकली कौन है? एक्सेलरेटिंग चार्ज। एक्सेलरेटिंग चार्ज है बेसिकली ये सोर्स। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी चार्ज होता है और वो चार्ज ऊपर गया, फिर ऊपर से बाद में नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो एक तरह से ये एक्सेलरेट कर रहा होता है। यहाँ पे आके ये रेस्ट पे आ गया, फिर एक्सेलरेट करता है। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि जैसे ये एक ऑसिलेटिंग चार्ज है, एक ऑसिलेटिंग चार्ज है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3D स्पेस, an oscillating charge starts radiating the electromagnetic waves, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को भी डाउट या क्वेरी है तो बता दो।